वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की ये क्लास होगी बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें हम पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इसके पहले की क्लास में भी हमने 7 से 8 क्वेश्चन किए हैं वेरी शॉर्ट के, तो आज भी हम सिर्फ 7-8 क्वेश्चन ही करने वाले हैं, क्योंकि देखिए अभी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी समय है, कह लीजिए जब तक अवध यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी का एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाता तब तक बीएड का एग्ज़ाम अनाउंस नहीं किया जाएगा। तो इसलिए अभी कह लीजिए आपके पास मिनिमम 2 से 3 महीने का टाइम है, तब तक आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी विराम मत दीजिए, लगातार आप करते रहिए अपनी तैयारी, लगातार पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए। तो इसलिए हम यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ाई करते रहेंगे और आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 की रूसो के अनुसार अनुशासन पद्धति की व्याख्या कीजिए। रूसो एक प्रकृतिवादी थे। इन्होंने बालक को अनुशासित करने के लिए उसे सबसे अधिक स्वतंत्रता देना चाहा। ये चाहते थे कि बालक पर कोई भी प्रतिबंध ना हो और ये बालक को स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते थे, क्योंकि ये जो बंधन है ये उनके विकास में बाधक होते हैं। बालक को स्वतंत्र परिवेश में अपनी प्राकृतिक शक्तियों का स्वाभाविक विकास करने के लिए उन्हें उन्मुक्त या फिर खुला छोड़ देना चाहिए। रूसो की योजना में दंड का कोई भी स्थान नहीं है। ये इन्होंने कहा कि बालकों को कभी भी दंड नहीं देना चाहिए, वह सदैव उनकी गलती के स्वाभाविक परिणाम के रूप में आना चाहिए। इनके अनुसार जो बालक है उसको अच्छे और बुरे का कोई भी ज्ञान नहीं है। जब भी बालक गलती करता है तो उसे कष्ट होता है और जब भी वह कोई सही काम करता है तो उससे संतुष्टि मिलती है। इसका मतलब जैसा है वो करेगा बालक, वैसा ही उसे फल मिलेगा। तो इसलिए इनके अनुसार हमें बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके कर्मों के अनुसार उन्हें खुद ब खुद फल मिल जाता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है कि आधुनिक शिक्षा पर जॉन डीवी के प्रभाव की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। देखिएगा, डीवी के अनेक विचारों का आधुनिक शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। देखिए, यहाँ पर हम वेरी शॉर्ट कर रहे हैं, इसलिए कुछ पॉइंट वाइज हम यहाँ पर देख लेंगे। आप इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं, अगर आपका मन है तो आप इन पॉइंट को डिटेल में लिख सकते हैं। अगर ये जो क्वेश्चन है ये अगर आपको लॉन्ग में दिख जाए फिर भी आप ये 5 पॉइंट लिखिएगा, फिर 5 पॉइंट को एक एक पेज में आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, तब आपका लॉन्ग आंसर वहाँ पर बन जाएगा। तो देखिएगा, शिक्षा के लक्ष्यों पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है इनके विचारों का। शिक्षा पद्धति पर प्रभाव पड़ा है, पाठ्यक्रम पर प्रभाव डाला है इन्होंने, और अनुशासन की वृद्धि का प्रभाव, और लास्ट क्या है, सार्वभौमिक शिक्षा पर भी इन्होंने प्रभाव डाला है। इन्होंने शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौम बनाने पर काफ़ी जोर दिया है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि है वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। देखिए, अगर यहाँ पर वैदिक काल की जगह प्राचीन काल अगर आपको लिखा दिख जाए कि प्राचीन काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, तो बात एक ही है, या फिर प्राचीन काल पूछे या वैदिक काल पूछे, आपको यही आंसर देना है। देखिएगा, इनका उद्देश्य जो है, पहला उद्देश्य था ज्ञान व अनुभूति पर बल देना। प्राचीन भारत में उस समय छात्रों की मानसिक योग्यता का मापदंड उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अंक, प्रमाण पत्र या फिर उपाधि ना होकर के उनके अर्जित ज्ञान, जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है वो था। तो यहाँ पर क्या है, ये उद्देश्य ज्ञान एवं अनुभूति पर बल है। अगला उद्देश्य है ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश। तो यहाँ पर यानी कि प्राचीन काल में छात्रों में इस भावना को व्रत करना, यज्ञ करना, उपासना, धार्मिक उत्सवों के द्वारा इस जो ये वाली भक्ति है यानी कि ईश्वर भक्ति और धार्मिकता का विकास करना है, तो ये व्रत करके या फिर कुछ धार्मिक उत्सव करके ये सिखाया जाता था। अगला उद्देश्य है राष्ट्रीय संस्कृति व संरक्षण का प्रसार करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक पिता अपने पुत्र को अपने व्यवसाय में दक्ष बनाना चाहता था। प्रत्येक ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करता था। गुरुकुल में कार्य पद्धति धर्म प्रधान व संस्कार प्रधान होती थी। तो ये यहाँ पर 2 से 3 उद्देश्य दिए गए हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल शिक्षा के गुण व दोष को बताइए।
देखिए यहाँ पर प्राचीन काल दिया है, आप इसे वैदिक काल में भी ये आंसर लिख सकते हैं। तो प्राचीन काल और वैदिक काल एक ही होता है। देखिएगा इसके गुण देखेंगे पहले, तो गुण क्या है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, अनुशासन पूर्ण शिक्षा थी, भेदभाव नहीं था यानी कि भेदभाव का अभाव था, शारीरिक दंड का भी अभाव था, चरित्र निर्माण में सहायक थी ये शिक्षा, और सामाजिकता की भावना भी थी यहाँ पर। अब इसके कुछ दोष हैं, ये देख लेते हैं। देखिए दोष क्या था कि स्त्री शिक्षा का अभाव था, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, शूद्रों की उपेक्षा थी यहाँ पर, संकीर्ण विचारधारा थी, धर्म प्रधान की अधिकता थी यानी कि ये धर्म का प्रचार ज़्यादा करते थे, हस्तकला की उपेक्षा की गई और भौतिक विज्ञान की भी उपेक्षा की गई। तो ये कुछ यहाँ पर गुण और दोष दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बौद्ध शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बौद्ध शिक्षा प्रणाली क्या है, ये भी यहाँ पर हम देखते हैं। तो इसकी विशेषता शिक्षा का माध्यम, पहला पॉइंट है, तो शिक्षा का माध्यम पाली और संस्कृत भाषा थी। प्रवेश की अवधि क्या थी, जब बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश लेता था तब उसकी अवधि कहीं कहीं पर 8 वर्ष दिया जाता है या फिर कहीं कहीं पर 5 वर्ष। तो आप यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर लिखा है, जो भी आप सही समझे वो आप लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 8 वर्ष यहाँ पर मिलता है। अगला है शिक्षण पद्धति कैसी थी, तो मौखिक थी, वाद विवाद विधि थी और प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पर थी। अगला है पवज्जा संस्कार होता था, शिक्षा में जब बालकों को प्रवेश दिया जाता था तब एक संस्कार होता था, एक सेरेमनी होती थी, उसे ही कहते हैं पवज्जा संस्कार। ये 8 वर्ष का जब बालक हो जाता था तब ये दिया जाता था। अगला है गुरु शिष्य संबंध कैसे थे, तो मधुर थे, काफ़ी अच्छे थे। उपसंपदा संस्कार के बारे में लिखा है, ये क्या है, तो भिक्षु शिक्षा में प्रवेश हेतु यानी कि जब बालक अपनी जो शिक्षा है वो पूर्ण कर लेता था गुरु के पास रहकर, अब उसे भिक्षु बनने के लिए जो शिक्षा दी जाती थी उसे कहते हैं उपसंपदा संस्कार। अगला है व्यावसायिक शिक्षा के लिए क्या प्रावधान थे, तो औषधि, कताई बुनाई और विज्ञान जैसे कुछ यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर ये सारी शिक्षा दी जाती थी। व्यवसाय के लिए अनुशासन कैसा था, अनुशासन तोड़ने पर दंड की व्यवस्था भी थी, अगर कोई बालक अनुशासन तोड़ता है तब उसे दंड दिया जाएगा। अगला है शिक्षा का संगठन कैसा था, तो शिक्षा का संगठन 2 स्तरों पर था, प्राथमिक स्तर की शिक्षा भी दी जाती थी और उच्च प्राथमिक स्तर की भी शिक्षा दी जाती थी। तो ये हो जाती हैं कुछ विशेषताएं बौद्ध शिक्षा प्रणाली की। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि है मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली के प्रमुख गुण व दोष का वर्णन कीजिए। देखिए मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा एक ही है, तो अगर इनमें से कोई एक भी लिख कर आए तो भी आप यही आंसर देंगे। देखेंगे इसके गुण क्या थे, यहाँ पर भी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी, छात्रवृत्ति का भी आरंभ हुआ था यानी कि स्कॉलरशिप का आरंभ यहीं से हुआ था, ज्ञान के समुचित विकास पर बल था, शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त था और प्राथमिक व उच्च शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था की गई थी। तो ये सारे गुण हो जाते हैं। अब दोष देखेंगे तो दोष था कि मातृभाषाओं की अवहेलना की गई थी, स्त्री शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की गई थी, मुस्लिम समुदाय में आज भी स्त्री शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, तो इसलिए पहले के टाइम पर तो बिल्कुल भी शिक्षा नहीं दी जाती थी, इसलिए यहाँ पर स्त्री शिक्षा की पूर्ण उपेक्षा की गई थी। दंड प्रणाली यहाँ पर थी, रटने पर बल है और हिंदू छात्रों व धार्मिकता का विरोध किया गया। ये कुछ यहाँ पर दोष दिए गए हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक मूल्य की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो हमारे सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, यानी कि जो हमारे सोशल वैल्यूज़ जो होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। प्रेम व सत्य यानी कि लव एंड ट्रुथ, समानता, इक्वालिटी, सहयोग, कोऑपरेशन, असोशल यानी कि नॉन एक्सप्लॉयटेशन, सहानुभूति व आदर करना। तो ये सारे हमारे सामाजिक मूल्य होते हैं दोस्तों। देखिए प्रेम व सत्य की बात करें तो जीवन में सामाजिक मूल्य का सबसे बड़ा महत्व होता है। प्रेम सबसे बड़ा मूल्य है और इसी की धुरी पर अन्य सामाजिक मूल्य घूमते रहते हैं। अगला है समानता यानी कि इक्वालिटी, तो सभी मनुष्य बराबर होते हैं।
इक्वल होते हैं, सभी में एक जैसी आत्मा है, सभी में मनुष्यता है और सभी प्रकार के सामाजिक अंतर न केवल अस्वाभाविक हैं अपितु गलत भी हैं, जैसे कि अमीर गरीब हो गए, ऊंच नीच, ये सारी चीज़ें। अगला है सहयोग यानी कि कोऑपरेशन के बारे में। तो देखिएगा कोऑपरेशन क्या है दोस्तों, सहयोग हम देखेंगे। सहयोग जैसे प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी योग्यता या फिर जो उसके अंदर जो भी ज्ञान है वो दूसरे लोगों को भी सहयोग देता रहे अपने कार्यों का। तो ये होता है कुछ सहयोग। सामाजिक सहयोग हमें करना है, समाज के लोगों के साथ अगर उठना बैठना है तो सहयोग भी करना है। अगला है अशोषण के बारे में। तो यदि व्यक्ति जो है वह एक व्यक्ति का है तो दूसरे वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनका शोषण ना करे, इसलिए अशोषण की ये भी एक हमारा सामाजिक मूल्य है। और लास्ट क्या है, सहानुभूति व आदर के बारे में। तो हमें अगर समाज में रहना है तो लोगों की सहानुभूति भी लोगों को देनी है अपनी, और उनका आदर भी करना है। तो ये सारे सामाजिक मूल्य हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला है शैक्षिक अभिकरण के रूप में समाज के क्या कार्य हैं। देखिएगा समाज के कार्य शिक्षा के क्षेत्र में तो स्कूलों की स्थापना करना है, समाज के कार्य हैं ये। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करना, शिक्षा पर नियंत्रण रखना, सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, पाठ्यक्रम का निर्माण करना, प्रौढ़ शिक्षा देना और स्कूलों के लिए धन की व्यवस्था करना। और लास्ट क्या है, नागरिकों तथा स्कूल के नेताओं में सहयोग देना। तो ये यहाँ पर समाज के कार्य होते हैं शैक्षिक अभिकरण के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम बस इतने ही प्रश्न करने वाले हैं, और भी जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे अगली क्लास में करेंगे। तो दोस्तों आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।